नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए बाल विकास के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि थोड़ा अ, अस्वस्थ हैं, इस वजह से वीडियो लगातार नहीं आ पा रहे हैं, तो तबीयत में थोड़ा सुधार है, तो आपको अब लगभग प्रतिदिन 4 से 5 वीडियो मिलेंगे और हर सब्जेक्ट से प्रयास करेंगे प्रतिदिन 1 वीडियो अपलोड किया जाए और ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा अ जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है नंबर लाने का, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि हम लोग बाल विकास में सुपर 30 सीरीज़ पढ़ रहे हैं और सुपर 30 सीरीज़ में हमने 75 क्वेश्चन्स अ, सॉल्व कर लिए थे और इसमें क्या था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आगे अब हम 76 नंबर से देखेंगे तो 76 नंबर क्वेश्चन साथियों देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए जिससे हमें पता चल जाए कि आप लोगों का भी किस तरीके का प्यार हमें मिल रहा है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन है क्या? एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने उसे बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है क्वेश्चन। विकल्प क्या है? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना और प्रत्यक्षण संवेदना। ये 4 विकल्प हैं और जैसा कि साथियों आपको उत्तर इसका पता चल गया होगा क्योंकि साधारण सा क्वेश्चन है और इसका उत्तर अ, समझने से पहले, उत्तर बताने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि संवेदना किसे कहते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम साथियों संवेदना को समझते हैं कि संवेदना क्या चीज़ है, ठीक है? तो संवेदना क्या है साथियों? जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ठीक है? ज्ञानेंद्रियाँ या ज्ञानेंद्रियों का जो प्रभाव ज्ञानेंद्रियों का ज्ञानेंद्रियों का जो प्रभाव, ठीक है? व्यक्ति पर पड़ता है, ज्ञानेंद्रियों का जो प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं, ठीक है? उसे संवेदना कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जैसे कोई छात्र पढ़ रहा है, अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, ठीक है? जैसे कोई छात्र पढ़ रहा है और हमने नाम उसका बुलाया, जैसे मुकेश पढ़ रहा है और मुकेश का हमने नाम लेकर बुलाया कि मुकेश इधर आओ। अब क्या है? वह किस संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, ठीक है? तो अब उसको क्या होगा? हमने जब बुलाया तो उसने हाँ में आवाज़ दी कि नहीं दी? उसने कहा हाँ सर। तो क्या उसको सुनाई पड़ा कि नहीं पड़ा? सुनाई पड़ा ना? तो वह उसी में जवाब दिया उसने, किसमें? जैसे ही उसने सुना तो उसने ध्वनि संवेदना द्वारा, किस संवेदना द्वारा? ध्वनि संवेदना द्वारा बोलकर उसने जवाब दिया ना, तो बोलना मतलब ध्वनि, ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ सभी को समझ में आई होगी और इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ठीक है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो पहला विकल्प है 4 से 8 वर्ष, दूसरा है जन्म से 2 वर्ष, तीसरा है 2 से 7 वर्ष और चौथा है 5 से 8 वर्ष। तो साथियों जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पियाजे ने सिद्धांत कौन-सा दिया है? पियाजे ने सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन-सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। जब पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, तो इसमें इन्होंने क्या किया? 4 प्रकार की अवस्थाएँ बताई, ठीक है? कितने प्रकार की साथियों? 4 प्रकार की अवस्थाएँ बताई इसमें। तो 4 अवस्थाएँ जो बताई, वो कौन-कौन सी थी? हम आपको बताते हैं। तो नंबर 1 में क्या थी? संवेदी प्रेरक काल। कौन-सी अवस्था थी? संवेदी प्रेरक काल। इसी को संवेदी गामक काल भी कहते हैं, जिसकी उम्र थी जन्म से 2 वर्ष। कितनी थी? जन्म से 2 वर्ष, ठीक है? इसके बाद जो दूसरी अवस्था है, प्राक संक्रिया काल। क्या थी? प्राक संक्रिया काल, ठीक? और इसका जो समय था वो क्या था? 2 से 7 वर्ष। कितना था? 2 से 7 वर्ष। इसके बाद तीसरा जो विकल्प है वो क्या है? मूर्त संक्रिया काल। क्या है? मूर्त
संक्रिया काल और इसका जो समय है वो है 7 से 11 वर्ष। कितना है? 7 से 11 वर्ष। और इसके बाद जो चौथी अवस्था है वो क्या है? औपचारिक संक्रिया काल। क्या है साथियों? औपचारिक संक्रिया काल। और जो इसका टाइम है वो क्या है? 11 से 15 वर्ष तक। कितना है? 11 से 15 वर्ष तक, 11 वर्ष से ऊपर। तो अब आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा साथियों कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष। सी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा कि प्राक संक्रिया काल का समय क्या होता है? 2 से 7 वर्ष। और ऐसे ही संवेदी प्रेरक काल का समय जन्म से 2 वर्ष। प्राक संक्रिया काल आपको मैंने बता ही दिया। मूल संक्रिया काल का समय 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रिया काल का समय 11 से 15 वर्ष। उम्मीद है ये चीज आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी, वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो 78 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ठीक है ना? क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था, है ना? उत्तर बाल्यावस्था कह रहा है ना? क्या है? बाद की बाल्यावस्था का मतलब अब यहां से आपको समझना है, इधर हम लिख देते हैं। उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है। किसकी? उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है इधर। ठीक है ना? तो के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, ये आपको समझना है। ठीक है ना? तो विकल्प देखते हैं। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। ये है 4 विकल्प और सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा? कमेंट के माध्यम से ये आप बता सकते हैं कि जो 78 नंबर क्वेश्चन है इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो साथियों अब हम आपको बताते हैं जो बाल्यावस्था में बच्चों की जो बौद्धिक विकास होता है उत्तर बाल्यावस्था में वो किस तरीके से होता है। तो मैं सबसे पहले जो पहला नंबर अगर आपको बताऊं तो वो क्या है? सबसे पहले भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है। ठीक है? किसमें? किशोरावस्था की शुरुआत में। ठीक है? किशोरावस्था की शुरुआत में क्या रहता है? क्या है कि भविष्य की योजनाओं के प्रति वो चिंतित रहता है। और किशोरावस्था की शुरुआत में वो क्या है कि ज़्यादा सूझबूझ प्रदर्शित नहीं करता है ना? अब हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन-सी बाद के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? हमें यही तो देखना है ना? तो अब देखिए, जो ये सभी विशेषताएँ हैं बी, सी और डी, ठीक है? बी, सी और डी ये सभी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है? उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। और प्रश्न में कह रहा है कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो जो ये पहला विकल्प है साथियों, कौन सा? पहला विकल्प है भविष्य की योजना की सूझबूझ। ये क्या है? बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषताएं नहीं है। ठीक है? तो और एक चीज और है, ये क्या है? प्रौढ़ावस्था की, जो ये भविष्य की योजना की सूझबूझ है, ये प्रौढ़ावस्था की विशेषता होती है या हो सकती है। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में बालक क्या रहता है? अपने भविष्य के लिए चिंतित रहता है, उसके अंदर सूझबूझ नहीं होती है ना? तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से जैसे हमने ये देखा कि बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था की कौन-कौन सी विशेषताएँ, तो हमें 3 विशेषताएँ पता चल गई। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और काल्पनिक भयों का अंत, ये किसकी है? उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएँ हैं। साथियों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन-सा या इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित नहीं है? हमने आपको बता दिया है। तो पहला विकल्प है पावलोव, वो संबद्ध है। दूसरा है बिने, तीसरा है चोमस्क और चौथा है मास्लो। ठीक है ना? तो चोमस्की की जगह क्या है? चोमस्की है। क्या है? चोमस्की। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चोमस्की ने दिया था। किसने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत साथियों? चोमस्की ने दिया था। तो उम्मीद है
सभी को इसका उत्तर पता चल गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है 80वां क्वेश्चन। 80वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो ये भी हम बता चुके हैं। पहला विकल्प क्या है, संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है अधिगम के प्रयास एवं भूल, तीसरा संकेत अधिगम और चौथा है स्थान अधिगम। तो आपको पता है कि थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो अब इसका क्या हो जाएगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो ये आपको याद रखना है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा नाम अगर देखें तो संबद्धवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। किसका, संबंधवाद का सिद्धांत, इसी को कहते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इस सिद्धांत के कौन कौन से नाम हैं। आगे देखते हैं, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ठीक है ना। तो विकल्प देखते हैं, 16 से 19 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, 16 से 19 वर्ष, है ना। साथ में 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो साथियों सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, 8 से 10 वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 से 10 वर्ष की उम्र में, 8 से 10 वर्ष की उम्र में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। ठीक है ना, अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। तो अब समूह की अवस्था या गिरोह अवस्था एक ही चीज तो है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्या है, 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? अभी मैंने आपको ये चीज ऊपर बताई है। तो सबसे पहले संवेदी प्रेरक काल, फिर प्राक संक्रिया काल, फिर मूर्त संक्रिया काल। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी, हमने ऊपर आपको इसका उत्तर बताया भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है ना, मतलब अधिगम में जो योगदान देने वाले कारक है, मतलब सीखने में सहायक कर, मतलब सहायता करने वाले कारक हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला क्या विकल्प है, अधिगम की इच्छा, दूसरा विकल्प है प्रेरणा, तीसरा विकल्प है रुचि और चौथा विकल्प है विषय वस्तु का स्वरूप, है ना। तो साथियों सबसे पहले तो अधिगम का अर्थ आपको पता ही है, क्या होता है, सीखना। क्या है अधिगम का अर्थ, सीखना, जिसे हम लर्निंग भी कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो योगदान देने वाले कारक हैं, तो सबसे पहले जो विकल्प में दिया हुआ अधिगम की इच्छा। तो साथियों अगर हमारी सीखने की किसी चीज की इच्छा नहीं है तो हम सीख नहीं पाएंगे, है ना। अगर हमारी इच्छा है तो उस चीज को हम जल्दी सीख जाएंगे। प्रेरणा, हाँ अगर हमें हमारे अंदर से प्रेरणा उत्पन्न नहीं हो रही है किसी चीज को सीखने की, तो भी हम नहीं सीख पाएंगे। किसी चीज को सीखने के लिए हमें अंदर से प्रेरित रहना पड़ेगा। अगला क्या है, रुचि। अगर हमारे मन पसंद
हमारी मनपसंद चीज़ अगर सिखाई जा रही है तो हम उसे जल्दी सीख लेते हैं, है ना? अगर जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो चीज़ सिखाई जाएगी तो सबसे पहले तो हमारी उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी, अगर रुचि रुचि उत्पन्न होगी भी तो हम क्या है उसे देर से सीख पाएँगे। तो जो ये जो 3 कारक हैं, ये अधिगम के सीखने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। जो चौथा विकल्प हो जाएगा डी, विषय वस्तु का स्वरूप, ये मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है, ठीक है ना? मनोवैज्ञानिक कारकों में ये शामिल नहीं है। बाकी ये जो तीनों कारक हैं, ये क्या है मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल हैं। तो उम्मीद है इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, विकल्प डी। क्या है? विकल्प डी। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन-सा है? क्या कह रहा है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन-सा है ना? तो सबसे पहले अ, जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, ठीक है? क्या? हम आपको बता देते हैं एनसीईआरटी की एक पुस्तक है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की एक पुस्तक है, तो वो पुस्तक का नाम हम आपको बताए दे रहे हैं, कौन-सा है? तो इस पुस्तक का जो नाम है साथियों क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन, ठीक है? क्या है? लिख देते हैं अंदर, डॉक्यूमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, ठीक है? डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन, ये एनसीईआरटी की पुस्तक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है एनसीईआरटी का। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, है ना? तो इसकी ये पुस्तक है कौन सी? डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन। इसमें क्या बताया है? 83 प्रकार के मूल्य बताए हैं। कुल कितने प्रकार के? 83 प्रकार के मूल्य बताए हैं। 83 प्रकार के मूल बताए हैं। तो जिनमें कौन-कौन से? मैत्री भाव, है ना? समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, है ना? सहयोग, अ, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व, है ना? आदि ये सब मूल बताए हैं। तो अब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो सहयोग भावना, जैसा कि हमने आपको अभी बताया एक मूल, कौन-सा? सहयोग भावना। तो अब इसमें देखिए सहयोग भावना का अर्थ मतलब सहायतापरक व्यवहार, और यही पूछ रहा है कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा, है ना? तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, पश्च अन्वेषण, ठीक है, तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण, ठीक है ना? तो ये किसके उदाहरण हैं? तो एक साथियों विकल्प होती है स्वतः शोध विधि। क्या होती है? स्वतः शोध विधि। स्वतः शोध विधि एक ये विधि होती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो व्यक्ति होता है, समस्या का समाधान करने के लिए क्या होता है? समस्या का समाधान करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए वो क्या करता है? सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता। क्या है? सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता। सभी विकल्पों को, सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता। वो क्या करता है? उन्हीं विकल्पों का चयन करता है जो उसे संगत प्रतीत होते हैं, बल्कि उन्हीं विकल्पों का
उन्हीं विकल्पों का चयन करता है, उन्हीं विकल्पों का चयन करता है जो उसे संगत प्रतीत होते हैं, संगत प्रतीत होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसकी दो विधियां होती हैं, इसकी दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी? एक पश्च अन्वेषण और एक साधन साक्ष्य अन्वेषण। इसकी दो विधियां होती हैं, एक पश्च अन्वेषण, एक साधन साक्ष्य विश्लेषण। तो ये किस विधि? स्वतः शोध विधि के उदाहरण हैं। तो आप उत्तर आपको पता चल गया होगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? स्वतः शोध विधि। ठीक है ना। और स्वतः शोध विधि मैंने आपको बताई कि समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि क्या करता है, वो उन्हीं विकल्पों पर काम करता है जो जो उसे संगत प्रतीत होते हैं। अब हम देखते हैं 86वां क्वेश्चन। 86वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो यह किसने कहा है ना। तो इसको भी हम समझते हैं, यह किसने कहा है। देखते हैं साथियों, विकल्प क्या है? स्किनर, ठीक है। फिर क्या है? रॉश। फिर क्या है? एबिंगहास। फिर क्या है? एम एल बिग्गी। क्या है? एम एल बिग्गी है। तो समझते हैं हम इसका उत्तर। तो साथियों देखिए क्या लिखा हुआ है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज तो हम आपको बता दें, एक चीज इसमें क्या है कि इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं, इसमें हमें हूबहू वही चीज, जो परिभाषा होती है वही चीज हमें पता होनी चाहिए, और वही वैज्ञानिक सही माने जाएंगे जिसने इसके बारे में बताया है। ठीक है ना। इससे मिलता जुलता विकल्प हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, वही वैज्ञानिक मानना है, मनोवैज्ञानिक मानना है जो सही होगा। तो इसमें साथियों जो ये परिभाषा है, ये दी है किसने? गेट्स एवं अन्य ने। किसने दी है? गेट्स एवं अन्य ने इस परिभाषा को बताया है, और इसमें विकल्प नहीं है ना। ये विकल्प नहीं है। हालांकि क्या है कि एबिंगहास ने भी बताया हुआ है, क्या एबिंगहास ने भी बताया है कि जो सीखने के वक्र होते हैं वो क्या है, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, है ना, और गति को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, लेकिन परिभाषा नहीं इन्होंने बताई है ना। इसके बारे में काम जरूर किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इस इन विकल्पों के आधार पर कोई नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं होगा, कोई भी विकल्प सही सही नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। परिभाषा किसने दी है? गेट्स एवं अन्य ने दी है। तो ये आपको। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल है? अब थार्नडाइक के जो अधिगम के नियम हैं, उसमें प्राथमिक नियम भी है और द्वितीयक नियम भी है, गौड़ नियम भी है। मैंने आपको बताया भी है कि अधिगम के प्राथमिक नियम, जिन्हें हम मुख्य नियमों के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मुख्य नियमों के भी नाम से हम जानते हैं। हम क्या कहते हैं? मुख्य नियम भी कहते हैं। और मुख्य नियम में 3 नियम बताए थे। कौन सा? सबसे पहला था अभ्यास का नियम। क्या था? अभ्यास का नियम। दूसरा था प्रभाव का नियम। दूसरा क्या था? प्रभाव का नियम। और तीसरा क्या था? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, है ना। तो अब ये 3 नियम थे। अब इसमें हम देख लेंगे कौन सा नहीं है, क्योंकि नहीं ही ये पूछा उसने क्वेश्चन में। तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये तो तीनों दिए हुए हैं। तो अब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये प्राथमिक नियम नहीं है, बल्कि कौन सा है? गौड़ नियम है। कौन सा है? गौड़ नियम है, क्योंकि 5 गौड़ नियम भी थार्नडाइक ने बताए हैं। बहुवचन क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, और 5वां है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अगला उम्मीद है सभी को यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा,
पहले तो हम विकल्प देख लेते हैं, तर्क, व्यवहार, चिंतन और अभिप्रेरणा। ठीक है ना? इसका साथियों क्या है? सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार। क्या हो जाएगा? व्यवहार हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्या है? व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था साथियों? वो किया था पावलाव ने। किसने? पावलाव ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये आपको याद रखना है। कब? 1904 में। कब किया था? 1904 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने बताया कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। क्या बताया? सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। अनुकूलित अनुक्रिया है। ठीक है ना? उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। और इन्होंने संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी दिया। क्या पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया? संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ये सिद्धांत भी इन्होंने दिया पावलाव ने। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो विकल्प है समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। है ना? तो इसका जो साथियों सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन। क्या हो जाएगा? नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि अनुक्रियाओं का जो पुनर्वलन होता है, ठीक है, क्या होता है? अनुक्रियाओं का पुनर्वलन, अनुक्रियाओं का जो पुनर्वलन होता है वो क्या होता है? अनुबंधन का एक निमित्त होता है। क्या होता है? अनुबंधन का एक निमित्त होता है। अनुबंधन का एक निमित्त होता है। अनुबंधन का एक निमित्त होता है। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज इसमें और है साथियों, क्या? अगर हम आगे समझें, इसी वजह से इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है? किस नाम से? अगर हम इसमें जोड़ें तो नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, इसी का नाम हो जाएगा। इसके बाद साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? साधनात्मक अनुबंधन। तो एक चीज ये हो गई साधनात्मक अनुबंधन। ठीक है? और इसी को हम यांत्रिक अनुबंधन भी कहते हैं। क्या? यांत्रिक अनुबंधन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम कौन कौन सा है? नैमित्तिक अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन और यांत्रिक अनुबंधन। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्या है? निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो विकल्प है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, और चौथा है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या है? ए। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ठीक है ना? और मनोवैज्ञानिक थे योकम और सिम्पसन। कौन थे? योकम और सिम्पसन। इन्होंने अधिगम की विशेषताएं बताई हैं, जिन्होंने अधिगम को क्या बताया? अभिवृद्धि बताया। क्या बताया? अभिवृद्धि बताया। फिर इसके बाद समायोजन बताया, अधिगम को समायोजन भी बताया। फिर लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया भी बताया, लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया भी बताया इन्होंने। ठीक है? और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी बताया। ठीक है? जो ये वाला है ना, ये भी बताया। अब क्योंकि कह रहा है प्रश्न में नहीं है, तो
ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिगम का जो अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है ना? अनुभवों का क्या बताया? संगठन भी बताया। अनुभवों का संगठन, अनुभवों का संगठन भी बताया, है ना? क्रियाशील भी बताया अधिगम को, क्या बताया? क्रियाशील। तो इस तरीके से योकाम और सिम्पसन ने जो अधिगम की विशेषताएँ बताई, वो आपको याद रखनी है। और साथियों, उम्मीद है सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और ये जो सीरीज़ है सुपर 30 सीरीज़ आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी और निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में बहुत ही सहायता करेगी। साथियों, आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि अब सभी को पता चल ही गया होगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भर्ती के लिए भी घोषणा की गई है। तो इस वजह से हमें अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से जारी रखना है और जैसे ही टेट एग्ज़ाम कंप्लीट होता है और उसके बाद हमें तुरंत सुपर टेट की तैयारी में लग जाना है। तो साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।